हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 9 10 में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के वैल्यू पॉइंट्स को देखेंगे। तो दोस्तों हमने पीएटी सब्जेक्ट का पेपर दे लिया, वहाँ हमने अच्छा से पढ़े उसको, और अब हम ये पढ़ेंगे इंग्लिश पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब हमारा पेपर इंग्लिश का है। तो सबसे पहले आप यही सोच रहे होंगे अभी तक कि ये वैल्यू पॉइंट्स क्या हैं, जो हमने वीडियो के शुरुआत में ही बोला। तो देखिए, आप लोग जो है वो चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, कहीं भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको ये जो वैल्यू पॉइंट्स हैं ये कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं क्योंकि हमने खुद एक्सपीरियंस किया है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसलिए जो है ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम दिखाते हैं आपको वैल्यू पॉइंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो सैम्पल पेपर देखते हैं लेकिन उसकी मार्किंग स्कीम को देखना भूल जाते हैं, और सबसे पहले हम आपको वहीं ले चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको मार्किंग स्कीम पर ले आए। तो दोस्तों हम जैसे कि आपको बताएं कि द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के वैल्यू पॉइंट्स को बताएंगे, तो हम सैम्पल पेपर में से उसी चैप्टर के क्वेश्चंस को उठाए हैं, और आप देखिए यहाँ पर कैसे है। देखिए, वैल्यू पॉइंट्स एक कीवर्ड टाइप में होता है जो को आपको आंसर के बीच में इनपुट करना है या फिर उसको डालना है। ठीक है, जैसे किसी भी सेंटेंस को आप जो है बहुत लेंदी करके या फिर उसमें लिखते हैं, लेकिन वैल्यू पॉइंट्स जैसे क्यूरियस हो गया कि हाँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, या फिर वो क्यूरियस है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो ब्रिलियंट है, वो बहुत ईगर है, बहुत ही उसको ये चीज़ें पसंद हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में जो है वो वैल्यू पॉइंट्स हो गई। तो यहाँ पर हम उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर उसी चैप्टर से रिलेटेड जो है वो वैल्यू पॉइंट्स है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टेड, वहाँ बताया गया है किसके बारे में, रिचर्ड एब्राइट के बारे में, कि वो स्टार्टेड द कलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग ऑफ बटरफ्लाई एज अ फन एक्टिविटी। क्यूरियस था वो, और डेवलप थ्योरी ऑफ, मतलब सेल स्ट्रक्चर की थ्योरी डेवलप करने में समर्थ था, डीएनए। और तो ये क्या है, वो साइंटिस्ट था इसका मतलब। तो ये सारी क्या है उसकी जो है ये एक वैल्यू पॉइंट्स हैं। तो इसको हमें आंसर्स में डालने हैं, तभी हमें जो है वो टीचर जो है वो अच्छे मार्क देगा या फिर फुल मार्क देगा। हम आपको बता दें कि हमारे जो 10th में बोर्ड के मार्क्स थे उसमें बिल्कुल भी कटौती नहीं हुई थी जो आंसर्स में है, क्योंकि हमने भी वैल्यू पॉइंट्स को डालकर उसको अंडरलाइन किया था, एकदम अच्छे से हाईलाइट किया था, ताकि उसको टीचर्स को तुरंत दिख जाए। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, और आपको ये वीडियो देखनी है पूरी, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो और कोई नहीं बताता। ठीक है, और दोस्तों एक बात हमको आपसे और कहनी थी कि आप हमारे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर जो है करा दीजिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा हमारी हेल्प कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या हैं। हमने बिल्कुल बढ़िया से आपके लिए जो है चैप्टर को पढ़कर जो है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो निकाली हैं। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैरेक्टर्स कौन कौन से थे स्टोरी में, उसके बाद उनके जो है उनसे रिलेटेड जो वैल्यू पॉइंट्स हैं हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, हाँ, अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे, ऑब्वियसली पढ़े होंगे, जो है साल बीतने वाला पेपर आ गया है, तो आप उसके कैरेक्टर को जानते ही होंगे। हम यहाँ पर किसी भी स्टोरी को बताने नहीं जा रहे हैं, हमको पता है आपने पढ़ लिया होगा, बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले, लेकिन ये चीज़ें जो है बताने वाला कोई नहीं है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअली होता ये है कि स्टोरी तो सबको पता होती है, आप चाहे जिस बच्चे से पूछ लीजिए, चाहे वो कितना भी पढ़ने में कमज़ोर हो या फिर कितना भी तेज़ हो, लेकिन किसी का ज़्यादा नंबर आता है, किसी का कम नंबर आता है, वो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो कैसे वहाँ प्रेजेंट करता है। तो ये एक समझ लीजिए कि एक प्रेजेंटेशन स्किल है, एक तरीका है प्रेजेंट करने का, जिससे आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव लगे, और ऐसा ही सीबीएसई मांगती है। देखिए वहाँ पर आपको देखिए क्लियरली लिखा था ना मार्किंग स्कीम में कि वैल्यू पॉइंट्स ये होने चाहिए, तभी आपको इतने इतने नंबर अवार्ड किए जाएंगे। तो आप भी अगर ना देखिए हो मार्किंग स्कीम, वहाँ से देखिए और उसी के ओरिएंटेड जो है वो पढ़ाई कीजिए अपनी। ठीक है, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। नहीं तो आपने पढ़ तो बहुत लिया है लेकिन आप उसके हिसाब से नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, इसमें से कौन कौन से कैरेक्टर हैं। देखिए द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में स्पेशली जो है वो 4 कैरेक्टर हैं, मेनली समझिए 3 या 4 कैरेक्टर हैं ऑब्वियसली। तो हम इन चारों कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एवराइट जो है, जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं, उनकी माता जी, उसके बाद रिचर्ड एच एवराइट वो खुद, और उसके बाद जेम्स आर रॉन्ग, और उसके बाद रिचर्ड ए वेहरर। तो इन चारों के बारे में हम जो है वो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवराइट की मम्मी के बारे में बात करते हैं, उनके वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या थे। देखिए वो क्या थी, वो एक लविंग मदर थी, और वो केयरिंग थी, उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग थी। ये सारे जो है वो वैल्यू पॉइंट्स हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं भी आंसर में एवराइट की माता के बारे में लिखने को आए या फिर उनसे रिलेटेड चीज़ें आएँ, तो आपको ये सारी चीज़ें आंसर के अंदर किसी भी तरीके से घुसा देनी है बस। अ फ्रेंड, अ कंपेनियन, इनकरेजेबल, या फिर फर्स्ट टीचर।
तो ये सारे जो हैं उनके वैल्यू पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाँ भाई एब्राइट की मदर के बारे में बताइए, तो आपको ये अगर चीज़ें याद रहेंगी तो आपको उनके बारे में आप जो है कम से कम आधे पेज में तो लिख ही देंगे, और उससे रिलेटेड लिखना हो तो ये सारी चीज़ें घुसाकर बस अंडरलाइन करना है आपको, ताकि आपका आंसर जो है अच्छा लगे और इफेक्टिव लगे। ठीक है, तो आपको एकदम याद हो गया और याद होना चाहिए। लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अ फ्रेंड, अ कंपेनियन, इनकरेजेबल या फिर फर्स्ट टीचर। आप पढ़े होंगे तो ये सारे वर्ड जो है देखिए उसमें लिखा होगा, बस आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बस यही अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर रिचर्ड एच एब्राइट, अब उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी भी हुई हैं जो हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला क्या है कि वो एक ईगर यंग कलेक्टर थे, यानी कि उत्सुक और जो है जवान, या फिर यूँ कहें कि एकत्रित करने वाले व्यक्ति थे। ईगर यंग कलेक्टर, आपको इससे रिलेटेड जैसे कोई चीज़ कलेक्ट करने, बटरफ्लाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ये चीज़ें आपको घुसा देने की, हाँ डैट रिचर्ड एब्राइट या फिर ही इज़ अ वेरी ईगर यंग कलेक्टर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बटरफ्लाइज के रिलेटेड तो घुसा देनी है आपको। उसके बाद उसके अंदर डाइविंग क्यूरियोसिटी थी, उनको जानने की इच्छा थी, यानी कि उनको एक्सप्लोर करना चाहते थे, हर चीज़ जानना चाहते थे कि हाँ भाई ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो उनके अंदर डाइविंग क्यूरियोसिटी थी। उनका माइंड कैसा था, ब्राइट माइंड था। और एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी थे, वो कॉम्पिटिटिव थे, मतलब वो ये नहीं कि किसी कंपटीशन से भागते थे, वो कॉम्पिटिटिव थे, लड़ना जानते थे। ठीक है, चैम्पियन थे, डिबेटर थे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में। पब्लिक स्पीकर थे, गुड कैनोइस्ट थे, एक फोटोग्राफर भी थे, और विल टू विन फॉर अ राइट रीजन, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, और वो सही कारण की वजह से जीतना चाहते थे। यानी कि कोई चीज़ वो फर्जी चीज़ से, यहाँ वही हमको किसी जुगाड़ से हमको ये यहाँ पर मेडल मिल गया, या फिर हम फर्जी जीत गए, हम उसके लायक या फिर उसके हकदार नहीं थे, उसके बावजूद हम जीत गए। तो वो उनके अंदर इस सारी चीज़ों की इच्छा नहीं थी, वो एक सही कारण से जीतना चाहते थे। ठीक है, और एक उनके अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में है। तो यहाँ पर अब उसके बाद आता है जेम्स आर वोंग, एब्राइट कॉलेज का रूममेट थे वो। अब जैसे अब होता ना कि अब जैसे इनके बारे में थोड़ा सा रिलेटेड आया, कॉलेज के रूममेट, उनसे रिलेटेड एक्सीलेंट साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यही डालना है कि ही इज़ अ रिचर्ड एब्राइट जो है कॉलेज रूममेट। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद वो भी एक्सीलेंट साइंटिस्ट थे, यहाँ पर साइंटिस्ट होना चाहिए। और उसके बाद एक स्टूडेंट थे ऑब्वियसली। ठीक है, अब उसके बाद रिचर्ड ए वियरर कौन थे? रिचर्ड ए वियरर जो है वो एब्राइट के जो है सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, और वो भी एक एडमायरर थे, यानी कि वो भी उनको एडमायर करते थे, उनको बताते थे, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। ठीक है, एडवाइज़र ऑफ डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब। ठीक है, अब वो और क्या थे? वो एडवाइज़र थे ऑफ अ डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब के एडवाइज़र थे। ओपनर ऑफ द न्यू आइडिया इन एब्राइट माइंड, वो एब्राइट माइंड में जो न्यू आइडियाज़ आते थे उसके वो ओपनर थे, यानी कि वो बताते कि हाँ भाई ऐसा करो तो आप जो है ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, और वो उस पर इम्प्लीमेंट करते थे। कौन? रिचर्ड एब्राइट। अब यहाँ पर एक बात और जान लेनी ज़रूरी है कि उनके पोएट जो इसको लिखा है, यूँ कहें उनको भी आपको याद रखना चाहिए। कौन है? उनका नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो इसी के साथ ये चारों जो कैरेक्टर थे उनके जो वैल्यू पॉइंट्स थे हमने आपको बता दिया, आपको सिर्फ इसको रट लेना है बस। ठीक है, और किसी ना किसी तरीके से आपको क्वेश्चन में घुसा कर अंडरलाइन कर देनी है। आपका देखिए क्वेश्चन एकदम जो आंसर होगा वो काफ़ी सारा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। हैक ड्राइवर भी एक अच्छा चैप्टर था, और वो आपने आई होप पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जाके किसी बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छे से टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़कर आइए। और हमारे वीडियो को जो ये है इसको लीजिए, वैल्यू पॉइंट्स को देखिए। हम एक बात और, आपको ये जो पेज है इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हैक ड्राइवर सबसे पहले इनके जो लेखक कौन है उसको जानना जरूरी है। सिंक्लर लुइस, आपको ये याद रखना है। कहीं पोएट का नाम अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको लिख दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, इजी होगा। ठीक है आपके लिए। अब इनके वैल्यू पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर कौन कौन से हैं स्टोरी में? आई, उसमें आई करके है ना, सबसे पहले आई से उसकी स्टोरी शुरुआत होती है। तो आई कौन है? स्पीकर है, नरेटर है, या फिर यंग लॉयर है वही। तो
इसको आपको याद रखना है ना। कभी कभी पैरा में देकर पूछता है कि व्हाट डज आई मीन्स। आई का क्या मतलब है? आई का मतलब है कि कोई स्पीकर है या फिर नरेटर है या फिर जो यंग लॉयर था वो है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इनके वैल्यू पॉइंट्स को देखेंगे। ये एक इनोसेंट पर्सन थे, यानी कि निर्दोष व्यक्ति थे, सिंपल थे, काइंड हार्टेड थे और अर्ली फेथर थे, यानी कि जिनके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है, जिनसे स्टोरी ये शुरू होती है। जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो जो है कौन है? वो एक इनोसेंट पर्सन है, एक सिंपल पर्सन है, बहुत ही दिलदार आदमी है, काइंड हार्टेड आदमी है और जल्दी विश्वास कर लेते हैं किसी के ऊपर। जैसे होता नहीं कि जब हम किसी से कन्वर्सेशन कर देते हैं और कोई अच्छी अच्छी बातें कर दिया तो हम उसके ऊपर तुरंत विश्वास कर गए, उसके ऊपर अपना पूरा फेथ जो है दे दिए, ठीक है। तो उसी टाइप के आदमी थे, आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर आपने उस स्टोरी में कई सारे नाम पढ़े होंगे जो कि एक सेम ही व्यक्ति का है, लेकिन वो अलग अलग जगह बताता है अपना नाम। तो आप कभी कंफ्यूज हो जाएगा, हाँ भाई ओलिवर लटकिन कौन था, बिल मैग्न्यूसन कौन था या फिर बिल कौन था। तो ये सेम व्यक्ति था। अब वो कैसा था उसको आप देखिए, जो उसको पूरा घुमा रहा था ना, पूरे हर जगह ले जा रहा था उसको। काफ़ी फ़नी स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आप पढ़े होंगे तो जाने होंगे, ठीक है। तो वो कैसा आदमी था? चीयरफुल आदमी था, एकदम ओपन था, फ्रेंडली मैनर था उसका। और उसके बाद वो डिसीविंग था, कनिंग था। यहाँ कनिंग का मतलब होता है धूर्तबाज था, लाल लाल चेहरों वाला था। उसका एज कैसा था? एज जो है वो 40 के आसपास थी और एक अच्छा एक्टर था। देखिए इतना अच्छा एक्टर, आप ये अभी कभी पूछ लेता है कि वो आपको कैसे पता चलता है कि वो एक गुड एक्टर था। तो आपको वो स्टोरी बतानी है कि उसने पता नहीं लगना चाहिए कि जिस व्यक्ति को ढूंढने जा रहा है वो सेम खुद वही है। तो इसका मतलब क्या है? वो एक अच्छा एक्टर है। तो ये चीज़ें हैं और यही दो मेन कैरेक्टर थे और इसी के इर्द गिर्द जो है पूरी स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। और उनके वैल्यू पॉइंट्स हमने आपको बता दिए। एक चीज़ और है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो स्टेटस से रिलेटेड हैं, आपको उसको प्रयोग करने हैं अपने आंसर्स में। क्योंकि देखिए मतलब जो एग्जामिनर है, जो चेक करता है कॉपी, आपसे एक अच्छे वर्ड्स की डिमांड करता है, यानी कि अच्छे अच्छे वर्ड आपके आंसर में होने चाहिए। नहीं तो वही जो टूटी फूटी अंग्रेजी लिख के आ गए, तो उसमें आप में अंतर क्या रह जाएगा, आप में और टॉपर में? लिख के आंसर तो सब आते हैं, पेज भर के सब आते हैं, लेकिन एक इफेक्टिव आंसर, एक अच्छा आंसर कौन लिख के आता है? जो इन सारे वर्डों का प्रयोग करके आता है अपने आंसर्स में विद अंडरलाइन, ताकि वो पता चल जाए तुरंत उसको। तो यहाँ पर जब आपने पढ़ा होगा तो ये सारे जो वर्ड हैं आपको इसको ध्यान में रखने हैं आंसर लिखते समय। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आए तो इन सारे वर्ड को ध्यान में रखने हैं, ताकि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हम उसको आंसर्स में अपने घुसा दें। तो सबसे पहले रिजॉइड है, मैग्निफिसेंट है, प्राइवेट, चीफ, डिटेक्टिव, ईगर, सस्पिशियस, हेजिटेटेड, एडमिटेड, लिगर्ड, परस्यूड, गिजी मील, पास्चर्स एंड क्रेक्स और लोफ्टिंग। तो पास्चर जो क्रेक जो मतलब पहाड़ी थी, ये सारी चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड है। और गीजी मील था, उसका मील जैसा था, लिंगर्ड, एडमिटेड। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें याद रखनी है। प्राइवेट चीफ डिटेक्टिव कौन था? वही उसी अपने आप को बोल रहा था, जो आई स्पीकर था वही था, यंग लॉयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही हम कुछ और चैप्टर्स के जो है आपको वैल्यू पॉइंट्स जो है देते रहेंगे। तब तक के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और वीडियो जो है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहे, जो आपके कॉपी लिखने में और आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में जो है हेल्प करे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, एक बात और, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।